हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ रशीद चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स हड़ताल करने जा रहे हैं। इस हड़ताल का क्या नुकसान होगा मुझे और आपको, और सबसे अहम ये कि इस मुल्क को। फिर हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग की। क्या इस जंग को रोकने के लिए अमन की बात किसी तरफ से की गई है, और अगर की गई है तो उसके इम्कानात क्या हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल के बारे में। आइए इन तमाम इशूज़ पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। कैसे हैं ज़ाज़ा? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, सब करिए ठीक ठाक। अच्छा आसिफ, मुल्क में क्राइसिस आने जा रहा है, बल्कि क्राइसिस इस वक्त मौजूद है जिसमें और शिद्दत आने जा रही है। वो पेट्रोल का क्राइसिस है, और पेट्रोल की जो एसोसिएशन है पेट्रोल पंप्स की, उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया। पहले तो ये बताएं कि तफसीलात क्या हैं इसकी, और फिर आगे बात करते हैं। देखें ज़ाज़, ये जो हुकूमत ने एक सिलसिला शुरू किया कि रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों का तयन किया जाएगा, तो इस पे जो पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन है और जो इवन डीलर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी सख्ती से इसकी जो है इसको मुस्तरद किया है। और वो कहते हैं कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि डेली की बेसिस पे जो है रोज़ रात की पेट्रोल की कीमत तब्दील हो जाए, और इस तरह वो अपने वो सिक्योर नहीं फील करते कि सुबह वो किसी कीमत पे फ्यूल लाएं और शाम को कीमत कुछ और हो जाए। तो वो समझते हैं कि इस तरह डेली बेसिस पे अगर जो फ्यूल की कीमतों का तयन होगा तो अल्टीमेटली उनको खसारा होगा। इसके अलावा वो ये भी समझते हैं कि जो मार्जिन है उनका वो 6% होना चाहिए, वो अभी बहुत कम है, और 6% तक मार्जिन भी बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में पहले तो उन्होंने अपने तौर पे कुछ मुतालबात रखे, लेकिन आपको पता ही है कि यहाँ पे कोई मुतालबात इस तरह सुनता नहीं है। अब उन्होंने कल जुमेरात से यानी सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि वज़ीर तवानाई जो हैं उनसे उनकी जो मुलाकात थी वो नाकाम रही है। और अब ये उनकी तरफ से ऐलान सामने आया। पहले कल शाम को भी था कि शायद बुध से हड़ताल होगी, लेकिन वो उन्होंने कल एक मुलाकात की वजह से वापस ली। आज जब मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो उन्होंने ऐलान किया है कि जुमेरात की सुबह 6 बजे से जो है एक मुल्क गिर हड़ताल जो है पहले मरहले में सिर्फ 24 घंटे की एक पूरे पाकिस्तान के पंप्स जो हैं वो बंद रहेंगे। और इस बात का जो ऐलान है वो तर्जुमान है आल पाकिस्तान पेट्रोल जो ऑनर्स एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन, उसके नोमान भट्ट हैं तर्जुमान, उन्होंने ये ऐलान किया है। अब शुनीद यही है कि वज़ीर तवानाई जो हैं वो वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे और सारा मामला उनके सामने रखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने दोबारा भी मुज़ाकरात की दावत दी हुई है। तो देखना यह है कि अगर तो वज़ीर आज़म इस फैसले में कोई तब्दीली लाते हैं तो हो सकता है कि ये हड़ताल कल एक दिन तक ही रहे, अदरवाइज़ फिर इसको जो है मुल्क भर में जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक का कहा गया है कि फिर हम इसको चलाएँगे। एजाज़ मामला ये है कि इस सारे मामले को पाकिस्तान के अवाम बहुत करीब से देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में अचानक एक दिन 138 रुपये का इजाफा भी देखा। हमने अपनी होश में कभी इतना बड़ा इजाफा नहीं देखा, शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा था। लेकिन और ये इजाफा भी उस वक्त हुआ था जब हुकूमत कह रही थी हमारे पास, एक दिन पहले बयान था हमारे पास 26 दिन का फ्यूल है, कोई क्राइसिस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आपने कीमत तो रातों रात बढ़ा दी कि जी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होने के बाद आप सोए रहे, और आपने फौरी तौर पे वो जो फ़ायदा था कीमतें कम होने का लोगों को पास ऑन नहीं किया। फिर आपने किया भी तो 78 रुपये किया, इजाफा 138 का था, कमी 78 की हुई, फिर कुछ 30-35 रुपये। यानी लोगों का ये बिलीव है कि ये हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में एक बहुत बड़ी लेवी, एक बहुत बड़ा टैक्स लेने के बावजूद उनके साथ डंडी मारती है, बदमाशी करती है इसके अंदर। और ये राइटली लोग जो हैं समझते हैं कि हुकूमत का जो तर्ज अमल इस हवाले से इंतहाई शर्मनाक रहा है। तो अब ये हड़ताल होने जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है लॉकडाउन और एक सिलसिला करने जा रही है कि शायद पेट्रोल की जो खपत है उसको कम करने के इक़दाम लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारे मामले में अब जो हुकूमत डेली टू डेली आ गई है बर्डन पे कि जी डालेंगे, तो ये लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि डेली बेसिस पे कीमतें चेंज होने का मतलब क्या है। और इसी तरह
पेट्रोल पंप मालकान और डीलर्स को भी इसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये सारा मामला। आसिफ मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर डेली की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमत में आलमी मंडियों के मुताबिक इजाफा या कमी होती है तो उसका इनको नुकसान क्या है? मतलब फ़ायदा तो मुझे समझ में आता है कि जो पेट्रोल इनके पास पहले से मौजूद होगा, अगर कीमत बढ़ती है तो वो तो नए नरखों के ऊपर देंगे, वो तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चली जाएगी ना। वो तो प्रॉब्लम इनको क्या है? देखें एजाज, जो डीलर्स भी हैं ना, उनको एक कोटे के तहत फ्यूल मिलता है। ठीक, तो आप एक कोटे के तहत फ्यूल लेके कीमत अगर रोज़ ऊपर और नीचे हो रही है तो आप उसका वो एक मीन होता है जो वो वही नहीं डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो कंपनियों को ये खदशा है कि हमारा, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्जिन है वो भी कम है, और जब ये कीमतें डेली बेसिस पे फ्लैक्चुएट होंगी तो अल्टीमेटली हम इसमें लूज़र्स होंगे, क्योंकि आज हमने पंप और रेट पे दिया है, सुबह किसी और रेट पे देना है, जबकि कीमत जो हमने कोटे पे जो ऑयल लिया है वो तो किसी एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर लिया है। तो वो राइटली ये समझते हैं कि वो अपना मुनाफा भी अगर होगा तो वो भी गलत होगा, इनफैक्ट आम आदमी भी लूज़र होगा इसमें, और वो उनका कारोबार भी इनसिक्योर है। कम से कम अगर हफ्ते का जो पॉलिसी थी कि हफ्ते बाद चेंज होगी, तो चलें उसमें भी आपके पास 7 दिन है कि 7 दिन का एक प्लान आप बनाएंगे कि हमने इतने पे फ्यूल लिया, इतने पे बेचेंगे, और आखिरी दिन अगर कोई कीमत ऊपर नीचे जब होगी तो चलें वो एक नॉमिनल सा मार्जिन आएगा जो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन हर 24 घंटे के बाद कीमत का तयन असर नो होना, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा आसिफ, इस सारे मामले का ना एक ताल्लुक और बुनियादी जो ताल्लुक है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग से भी है। बिल्कुल सही है। इसके दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो आसिफ ये है कि मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा कह लीजिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है आज पहली दफ़ा। उन्होंने कहा जी हम ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ उन्होंने उसी सांस में ये भी कह दिया है कि देखिए हम जो आबना हरमुज़ जो है, स्टेट ऑफ हरमुज़, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल कबूल नहीं करेंगे, यानी कि ईरान का कंट्रोल। और फिर वो ये कहते हैं कि देखिए कि ईरान ने जो अटैक किया है वो सिविलियन शिप्स के ऊपर किया है जो काबिल कबूल नहीं है। आज इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता 48-72 घंटों में इस्लामाबाद में आसिफ गैर मामूली एक्टिविटी है, और गैर मामूली एक्टिविटी जो है आसिफ इस वजह से है कि बहुत सारी बैनुल-अक़वामी शख्सियात यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन उनकी जो अनाउंसमेंट है ना आसिफ नहीं की जा रही। एक शख्सियत तो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर जी, वो है। तो हमें ये पता चला है कि बज़ाहिर तो ईरान के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से उस तरह से कोई मुलाकात नहीं की। वज़ीर दाखिला के ही मेहमान है मोहसिन नकवी के, और मोहसिन नकवी आपको पता है फ़ॉरेन अफेयर्स भी बाज़ औक़ात करते होते हैं, और बल्कि बात तो ये की जा रही है कि वो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी शायद बने। हमने इसी प्लेटफॉर्म से बताया भी था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो फ़ॉरेन मिनिस्टर बने। लग ये रहा है कि बैक चैनल जो है वो ऑन हो गया है, और इस हवाले से जो क्राइसिस है पाकिस्तान का, डोमेस्टिक क्राइसिस तो है आसिफ, यानी कि डोमेस्टिकली चीज़ें एक नई सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं इस इंटरनेशनल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसी वजह से आसिफ आपको पता है कल रात को आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी एक गैर मामूली मुलाकात भी हुई है, और उस मुलाकात में भी ये जो मुल्क को दरपेश क्राइसिस हैं उनके ऊपर बात हुई है। और ये बात हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के सामने बड़ी क्लियर आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो ये है जो पाकिस्तान के अंदर इमीडिएट क्राइसिस है, एक इमीडिएट क्राइसिस है पेट्रोल का, कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। दूसरा जो क्राइसिस है वो आसिफ आपको पता है कि अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा, ये भी तो क्राइसिस है ना, क्योंकि हमने मुआहदा भी किया हुआ है। और जो तीसरा क्राइसिस है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जारी सूरत हाल है वो भी क्राइसिस है। तो ये जो गुज़िश्ता रात की मीटिंग है वो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करने के लिए हुई है, क्योंकि ये जो सूरत हाल है किसी भी तौर भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तो मेरे पास तो आसिफ ये है एजाज़ 10 दिन की जंग बंदी की बातचीत भी हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान।
तो अगर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 10 दिन की जंग बंदी जो है ना, इसमें कामयाबी हो जाएगी, मुझे ये लग रहा है। अभी तो अमेरिका फिर वही शराइत रखता है ना, आबनाए हुर्मुज़ पे वो नहीं, वो एक राह गलापते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और उसके साथ जो समंदर है वहाँ पे उसकी फ़ौज नहीं होगी? ऐसा हो सकता है कि अमेरिका के समंदर में उसको कहा जाए कि इस पे आपकी फ़ौज नहीं होगी, ठीक है? और फिर समंदर के अंदर एक सर्टन टेरिटरी भी होती है, कितने नॉटिकल माइल्स होते हैं, वो आपकी टेरिटरी होती है, उस मुल्क का हिस्सा होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने हिस्से में आपकी फ़ौज नहीं होगी? तो इसको तो ईरान तस्लीम नहीं करो, और अमेरिका को भी पता ही है इस बात का। नहीं, मैं तो आसिफ, आपको पता है मेरी तो थ्रू आउट ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 3 नवंबर मौजूदा जो साल है 3 नवंबर तक 2026 तक ये क्राइसिस रहेगा, बीच में अमन का पैच आएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ईरान ये चाहता है कि ये क्राइसिस रहे ताकि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबी शिकस्त देकर उनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंके। ये ईरान की ख्वाहिश है। लेकिन इस सारी ख्वाहिश के पीछे नुकसान किसका हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, और दुनिया के हर शख्स को नुकसान हो रहा है। बहरहाल एजाज़, मुझे ये लगता है कि एक दफ़ा फिर बातचीत जो यहाँ पे डिप्लोमेसी हो रही है, खामोशी के साथ हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें कम से कम इब्तदाई तौर पे फ्रीकैन जंग बंदी पे राज़ी हो जाएंगे। और फिर आगे डिपेंड करता है कि किस नीयत के साथ मुज़ाकरात होते हैं। अगर तो जेन्युइन नीयत के साथ हुए तो मुझे अगेन लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी एक फ़रीक का मकसद जंग को उलझाना हो या दूसरे को नुकसान देना हो तो फिर उसमें पायदार अमन नहीं निकलेगा। लेकिन जो दूसरी बात है, महंगाई का एक तूफ़ान, जिस तरह पहले आपको पता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जब 450 से ऊपर चली गई थी पाकिस्तान में, तो जो महंगाई हुई थी वो आज तक वापस नहीं आई। जी हाँ, ठीक है जी। हालांकि फ्यूल जो है वो वापस 300 रुपये के अंदर भी आ गया था, 299 पे भी आ गया था, लेकिन प्राइसेस 450 वाले कीमतें चीज़ों की रही। अब अगर दोबारा महंगाई हुई तो मुझे शक है कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो पहले ही जिन्होंने कीमतें कम नहीं की, ये लोग एक मरतबा फिर कीमतें जो है अंधाधुंध बढ़ाएंगे। और हुकूमत का जितना एक कंट्रोल है कीमतों के ऊपर, वो आप और मैं जानते हैं कि मुल्क के अंदर, और इससे लोगों की चीखें निकल जानी। यही वजह है कि मेरा ख्याल है लॉकडाउन की और इस तरह की बातें हो रही हैं कि वर्क फ्राम होम किया जाए, टाइम बाउंड किया जाए कारोबारों को, और डे ऑफ जो हैं वो नंबर ऑफ़ डेज़ उनको बढ़ा दिया जाए ऑफ़ के जो हैं। तो शायद ये दोबारा ये सिलसिला एक मरतबा फिर जो है वो स्टार्ट करना पड़े हुकूमत। आसिफ, एक तो महंगाई की सूरत हाल ये हो गई, हमने बता दिया कि रीजनल लेवल पे भी क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मार्को रूबियो की बात भी कर ली, अमेरिका क्या सोच रहा है। लेकिन आसिफ, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है ना, एक बलूचिस्तान का वो वैसे का वैसा ही है, खैबर पख्तूनख्वा का वैसा ही है, और एक क्राइसिस हमने खुद पैदा किया है, वो आज़ाद कश्मीर का है, कि जहाँ पर हमने लोगों की बात नहीं की और वो फिर वायलेंट भी हो गए, एहतजाज वो कर रहे हैं, अभी तक बैठे हुए हैं, इलेक्शन का प्रोसेस वहाँ पर शुरू हो गया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कल वहाँ पर ख़िताब किया है, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िताब में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट तो हमें नज़र नहीं आया। वही जो इंतखाबी ख़िताब जिस तरह का होता है वो किया उन्होंने, और ज़ाहिर है इन इंतखाबी माहौल में इसी तरह के ख़िताब पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि इंतखाबात को 3 हिस्सों में तकसीम करना ये एक अनयूजुअल फ़ैसला है, और बज़ाहिर ये जो फ़ैसला है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एक इंतज़ामी फ़ैसला है जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ज़रिए अनाउंस किया। और आपको पता है कि वफाक में जो वज़ीर अमूर कश्मीर हैं, अमीर मुकाम, और ये सारी ये जो एक पूरी कमेटी बनी हुई है, इसमें राना सनाउल्लाह भी हैं और दीगर लोग भी हैं, तो ये पूरी मुशावरत होती है। इस सारे फ़ैसले को एक पार्टी ने अमली तौर पे मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सरदार याकूब का हमने कल जिक्र किया था, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में पीपल्स पार्टी ने फॉर्मली मुख्तलिफ़ सतह पर लीडरों ने अनाउंस किया है कि ये नून लीग धांधली करना चाहती है, इसलिए ये इलेक्शन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर। इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील किए जाने के हवाले से लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना शोर गुवा शुरू कर दिया है। पीटीआई ने तो एहतजाज करके बाइकाट कर दिया, और पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया, जिसका सारा फ़ायदा जो है वो ज़ाहिर है उन्हीं
पार्टियों को होगा जो मैदान में है, और मैदान में जो पार्टियां हैं, दो नून लीग और पीपल्स पार्टी, मेजर तो यही पार्टियां हैं ना, जमात इस्लामी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या बाकी जो जमातें, उनकी तो उस तरह से सख्त नहीं है। इन सारी जमातों में उतना दम नहीं है कि ये सरकार में आ सके। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। एजाज़ तो फिर ये सारी बातें लीड करती हैं। एक तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बहुत बड़ी तादाद में लोगों का मुतालबा है कि अभी इलेक्शन ना किए जाएँ। अब अगर एक मेन हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी इस पर नाराज़ है और अदम इत्मीनान का इजहार करता है, तो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन को मुलतवी करना चाहिए और कंसेंसस डेवलप होना चाहिए चीज़ों के ऊपर, और उसके बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। मुल्क मज़ीद मुतनाज़ इंतखाबात का मुतहम्मल नहीं हो सकता, और ज़बरदस्ती की कोई भी लाई हुई हुकूमत जो है उससे मसाइल हल नहीं होंगे। आसिफ, काश के ऑब्जेक्टिविटी ये हो कि मसाइल हल हों, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी लॉन्ग टर्म नहीं सोची जा रही, शॉर्ट टर्म गोल्स ज़रूर रखे जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म भी देखें ना, आप अचीव तो नहीं कर पा रहे ना, आप कोई कॉर्डियल माहौल के अंदर तो नहीं जीत रहे। और मैं तो ये समझता हूँ, मैंने जिस तरह कल भी कहा था ना, हुकूमत की आंखें, नाक और कान जो हैं, मेरा ख्याल है वहाँ पे जो ये 3 लोग लाए गए थे ना, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और सेक्टर कमांडर, ये मेरा ख्याल है डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सके। इनको फौरी तौर पे चेंज होना चाहिए और इनकी जगह उन लोगों को लाना चाहिए जो बात सुनने का, समझने का तहम्मुल रखते हों, और फिर वो प्रॉपर रिपोर्ट करें रियासत को कि ग्राउंड में रियलिटी क्या है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। आसिफ, ये बात तो अपनी जगह पे ठीक है। एक बात हम मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी करते रहे हैं, जो अमन अमल में भी मसरूफ़ हैं। वो जो इस्टेब्लिशमेंट की और उनकी एक तलखी थी, याद है मैंने आपको कहा था कि उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हुआ, होगा, और वो नहीं हुआ क्योंकि मौलाना साहब इस्टेब्लिशमेंट की तमाम कमज़ोरियों को जानते हैं। हमने जो गुफ्तगू की थी अगले रोज़, जिसमें हमने बताया था कि वो जो फ़र्क खोखर हैं जो कि JUIF में शामिल हुए थे, और उनके बारे में हमने कहा था कि वो एक भारी नजराना, मशहूर तो ये है कि 1 अरब रुपया उन्होंने दिया। तो ये जो बात हमारे प्लेटफॉर्म से आसिफ की गई थी, उसके ऊपर मुफ्ती इब्रार हैं, मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते रास्त हैं, उन्होंने भी, और मौलाना फजलुर रहमान के स्टाफ ने भी रब्ता किया था मुझे और बताया था कि जी ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने या पार्टी ने ये जो फ़र्क खोकर है उनसे किसी किस्म के कोई पैसे लिए हों। ठीक है, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि हमने किसी किस्म के कोई पैसे उनसे लिए हैं। हम ट्रस्ट करते हैं जो कुछ कह रहे हैं वो ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी सवाल ज़रूर ये पैदा होता है कि जो फ़र्क खोकर की एक शोहरत थी, उस शोहरत का आदमी भी अगर एक सियासी जमात में जाता है तो क्या कंसिडरेशन है उस सियासी जमात की, या क्या उनके जहन में था कि उन्होंने फ़र्क खोकर जैसे बंदे को एक्सेप्ट किया, तो कोई ना कोई तो कंसिडरेशन होगी। खैर, वी ट्रस्ट के जो वो कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, तो वी ट्रस्ट के उन्होंने पैसे नहीं लिए। मुझे भी एजाज़ फ़ोन आया था, मुफ्ती तारिक साहब का, वो तर्जुमान भी हैं, जी हाँ, काफ़ी क्लोज भी हैं मौलाना के, और उन्होंने कहा जी कि इस तरह आपके शो में एजाज़ साहब ने ये बात की कि जी कुछ नजराना लिया गया था, तो ये बात हक़ाइक़ के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूंगा और मैं एजाज़ की आपसे बात भी करा दूंगा, और आपका मौक़िफ़ हम ज़रूर अपने शो में देंगे। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा चलें ये बात तो आपकी मैं मान लेता हूँ कि कोई नजराना नहीं लिया गया होगा, लेकिन एक किसी के बारे में होता है, कहा जाता है कि फ़लाना बुरा आदमी, एक के बारे में होता है कि वो बदनाम आदमी है। तो मैंने कहा ये जो ताजी खोकर के साहबजादे हैं फ़र्रुख, मैंने कहा आपने इन्हें क्या सोच के जमात में लिया था? इनके ऊपर तो संगीन नौयत के मुकदमात हैं, इल्ज़ामात हैं, और इनकी कोई अच्छी साख और शोहरत नहीं है। तो आपको क्या सूझी थी कि आपने उनको पार्टी में जाके, मौलाना उनके घर जाके शामिल करते हैं? तो इस तरह के सवालात तो फिर पैदा होते हैं। तो उन्होंने वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा बात यह है कि इस मामले पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की ये राय हो, लेकिन जो फ़र्रुख थे उन्होंने 2-3 मरतबा मौलाना से रब्ता किया, तो मौलाना ने तो पहले उन्हें शामिल नहीं किया। फिर जब वो बज़िद रहे तो मौलाना ने मकामी तंजीम को कहा कि यार आप इस मामले को देखें कि इनको लेना चाहिए कि नहीं। तो मकामी तंजीम ने कहा कि लेना चाहिए, कि ये एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है और जमात को तक़वियत होगी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से ज़रखेज़ दिमागों ने सोचा कि ताजी खोकर के साहबजादे आने से पार्टी में तक़वियत होगी,
बहरहाल ये उनकी जमात एक इंडिपेंडेंट जमात है, वो किसी को लेने निकालने का फ़ैसला कर सकते हैं। बहरहाल ये जो फ़ैसला था JUIF का, इसको अवामी कोई पजीराई नहीं मिली थी, और फिर क्योंकि उनकी शोहरत इतनी अच्छी नहीं है फ़ारूक की, तो लोगों ने इसे माइंड भी किया था कि मौलाना की जमात जो एक मजहबी सियासी जमात है, जो कि बात करते हैं इस्लाम की और दीन की, और यहाँ पे एक शख्स जिसके ऊपर कब्ज़ों के मुकदमे हैं, जिनके वालिद की भी शोहरत यही थी उनकी और इनकी भी शोहरत यही है, तो उनको पार्टी में जो है JUIF ले रही है, तो फिर क्या डिफरेंस है उनमें और दूसरों में जिनके बारे में वो बातें करते हैं। तो ये बातचीत हुई थी। बहरहाल JUIF का मौक़िफ़ था वो हमने दे दिया है, और ज़ाहिर है उनका राइट नहीं, है। और इस पे जो फ़र्क खोखर की हमने बात की है, अगर उनका कोई मौक़िफ़ है तो हम वो भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं है। ज़ाहिर है हमारा यकीनी तौर पे किसी से कोई झगड़ा नहीं। लेकिन फ़र्क खोखर आपको पता है अभी जेल में है, कत्ल साबित, उनके कत्ल के हवाले से एक केस था उनके ऊपर जिसमें उनकी ज़मानतें माजिद सज़ा हुई नामी एक नौजवान के कत्ल का केस था। तो और बहरहाल हमारा तो मकसद ये है, हम तो जो एक बात करते हैं, जो अमूमी एक राय होती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो और JUIF का जो मौक़िफ़ था वो भी हमने दे दिया, तो मेरा ख्याल है और तो कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय अपनी दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।